हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा सरताज कोचिंग गाजीपुर की तरफ से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले अभी हमने देखा, इसके पहले वाले वीडियो और कालखंड में हमने कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मिथक देखा, उसके अधिवेशन देखे और उसके संदर्भ में छोटी छोटी अवधारणाओं और सवालों को देखा। दूसरे वीडियो में आपको लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। और ये जो वैदिक सभ्यता है, दूसरे वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता को लेकर आया हूँ। और ये जो वैदिक सभ्यता के बारे में आइए देखते हैं, एक पक्ष को उद्घाटित करते हैं और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा में सवाल इस सेक्शन से कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। और विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जैसे एसएससी हुआ, सीडीएस हुआ, एनडीए हुए, पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, लेखपाल हुआ, जितने भी एग्जाम हुए तो सवाल कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। यह जो हमारी वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर है, 1750 के आसपास गंगा घाटी से सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया था। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक भारत में ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका स्वरूप नगरीय था। सिंधु सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में त्रिभुजा आकार आकृति में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में एक नगरीय स्वरूप लेकर भारत में फैली। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। जबकि उसी के सापेक्ष अगर हम देखें वैदिक सभ्यता को, तो वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। ये ग्रामीण कलेवर में सिमटी हुई थी। और आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता का मूल ढांचा क्या था, वैदिक सभ्यता की क्या अवधारणा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे वह कोई परीक्षा हो, किसी भी संदर्भ का, छोटा बड़ा या किसी भी संदर्भ का, हर बार सवाल बना है और बनता रहेगा। यहीं पर हम वेद को, चारों वेदों को देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, यहीं पे अरण्यक देखेंगे, यहीं पर वेदांत यानी उपनिषद को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, बिल्कुल पेन कापी लेकर जैसे आप क्लासरूम में रहते हैं, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, ताकि घर बैठ के आपको शानदार तरीके से वैदिक कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पूर्व वैदिक काल या दूसरे कालखंड को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। दूसरे वाले कालखंड को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। अब इसका संदर्भ क्या है, क्या इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल, और पहले वाले कालखंड को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और बाद वाले कालखंड को उत्तर वैदिक काल। इट मीन्स दैट द वैदिक कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज नोन एज अ प्री वैदिक एरा एंड द लास्ट वन इज नोन एज अ लेटर वैदिक एरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इसके सामाजिक संदर्भ के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके धार्मिक प्रारूप के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के भूगोल के बारे में, तो इसको जानने का जो सबसे शानदार स्रोत है, जो सबसे सटीक साहित्यिक स्रोत है, वह ऋग्वेद है। यानी वह ऋग्वेद ग्रंथ है। और इसी ऋग्वेद के माध्यम से हम पूर्व वैदिक एरा, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जो है सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि लास्ट वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एरा। और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तीन आधार ग्रंथ हैं। एक का नाम है सामवेद, एक का नाम है सामवेद, एक का नाम है यजुर्वेद, एक का नाम है यजुर्वेद और तीसरे वेद का नाम है अथर्ववेद। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो तीन वेद हैं, इन्हीं वेदों के माध्यम से, जैसा सामवेद में, जैसा यजुर्वेद में, जैसा अथर्ववेद में इंगित किया गया है, उसी से हमको सहायता मिलती है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिदृश्य के बारे में जो है हम एक सटीक खाका खींच सकते हैं। और ये भी देखेंगे वर्तमान में भारत कैसा प्रतिबिंबित हो रहा है। आर्य उत्तर वैदिक काल में क्या किए, क्या समाज था, क्या उनका दर्शन था, क्या धर्म था। जबकि पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानने का केवल एक ही स्रोत है और उसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, जबकि तीन ग्रंथों की रचना सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, if you want to know about any kind of
era, you can say. If you want to know the history of any kind of decade, so it would be better for you to know the social, to know you have to study. I would like to say, if you want to know any kind of person background, first of all you have to study its background. It means that, as it has been said, you can say literature is the mirror of our society. If we study such a kind of literature, such a kind of book, by studying such a kind of books, we can estimate which kinds of society it should be. It means that this is just like a mirror in which we can see the social, political, economical condition of early Vedic era and the later Vedic era. अब हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है, और सबसे पहले इन्हीं साहित्य के माध्यम से एक परिकल्पना का हम निर्माण करेंगे कि वास्तव में वैदिक जो काल था वह जो है कैसा दिखता था। यानी सबसे पहले हम जो है साहित्य को पढ़ेंगे। अब आते हैं कंसेप्ट के बारे में। देखिए कितना शानदार पुट मिलेगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ, तो जैसे भारत में आए उन्होंने अग्नि को देखा, उन्होंने नदियों को उफान पर देखा, बाढ़ का दृश्य देखा, अलौकिक घटनाएं देखी, और इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने क्या किया, उसमें मानव यानी देवता के गुण को आरोपित कर दिए और उनकी पूजा करने लगे। और जैसे पूजा करने, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक स्तर पे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्यों ने क्या किया, ऋग्वेद में मंत्रों का संलयन किया, मंत्रों का संकलन किया, और इसी मंत्र के माध्यम से वह देवताओं को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि कोई आपदा न पड़े। यानी प्रारंभिक स्तर पर ऋग्वेद के जो मंत्र थे वह देवता को प्रसन्न करने के लिए रचे गए ताकि उनकी आपदा हमारे ऊपर न पड़े, और बाढ़ से हुआ, अकाल से हुआ, तमाम प्रकार की विपदाओं से हम समस्या से निपटारा जा सके। फिर क्या हुआ, अब जो है देवता प्रसन्न नहीं हुए। जब देवता प्रसन्न नहीं हुए, चूंकि देवताओं को प्रसन्न करने के मंत्रों का गायन किया जाता था, इसीलिए ऋग्वेद की रचना हुई। लेकिन जब देवता प्रसन्न नहीं हुए तो इन आर्यों ने किया क्या, इन्होंने क्या किया, मंत्र भी था। अब देवता को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मंत्र के साथ धुन को मिला दिए, संगीत को मिला दिए ताकि देवता प्रसन्न हो सके। इसीलिए सामवेद की रचना, जैसा कि आप जानते हैं सामवेद पूर्ण रूप से संगीत को समर्पित वेद है, और इसकी रचना की गई ताकि मंत्र जो होते थे, मंत्रों को संगीत के साथ गाया जाए ताकि देवता प्रसन्न हो सके। इसलिए सामवेद की रचना हुई। लेकिन देवता वर्ग अभी भी प्रसन्न नहीं हुआ। जब देवता प्रसन्न नहीं हुआ, यानी मंत्र भी थे और उसके साथ संगीत भी मिल गए, जब देवता प्रसन्न नहीं हुआ तो इन लोगों ने एक नायाब तरीका निकाला, और इन लोगों ने कहा यजु मीन्स यज्ञ होता है। कहते हैं मंत्र भी है, संगीत भी है, और देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करेंगे। इसीलिए यजुर्वेद की रचना हुई। लेकिन देवता वर्ग अभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए इस वेद की रचना हुई। उन्होंने अंतोगत्वा क्या सोचा, उन्होंने सोचा अब हम देवता को, यानी देवता जो वर्ग है, मंत्र भी है, संगीत भी है, यज्ञ भी है, अब हम क्या करें, जादू टोना, भूत प्रेत का प्रयोग करेंगे ताकि देवता वर्ग प्रसन्न हो सके। यानी अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख है, अथर्ववेद में मोह माया का उल्लेख है, यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, और ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है देवता वर्ग को प्रसन्न करने के। देखिए सवाल कितने शानदार बनेंगे, परीक्षा में आएगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किस वेद की रचना हुई, ऋग्वेद। संगीत को समर्पित एकमात्र वेद सामवेद। सारे गामा का उल्लेख सामवेद में, यज्ञ की सूची या यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद, जादू टोना भूत प्रेत का उल्लेख अथर्ववेद। ये था जो है एक स्वरूप, एक तरीका पढ़ने का ताकि आपको रुचि मिले। और ध्यान दीजिएगा कोई सब्जेक्ट नीरस नहीं होता, कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और कंटेंट को अगर शानदार तरीके से पढ़ें तो बिल्कुल सब्जेक्ट अपना हो जाता है और इजिली आपको तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से कोई समस्या नहीं होगी, परीक्षा में बस पूछेगा संगीत को समर्पित कौन सा वेद, सामवेद। यज्ञ को समर्पित यजुर्वेद। तंत्र मंत्र जादू टोना चुड़ैन ओझा शोखा का उल्लेख अथर्ववेद। फिर कहेगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। या कहेगा ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, पूर्व वैदिक काल। सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। यानी हमने क्या देखा, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटेंगे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी का केवल एक ही स्रोत है ऋग्वेद। जबकि उत्तर वैदिक काल के समाज को, दर्शन को हमको अगर समझना है तो उसके आधार 3 ग्रंथ है, सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद।